अर्थशास्त्र में तीसरा चैप्टर है सरकारी बजट और कर निर्धारण। तीसरा चैप्टर अर्थशास्त्र में सरकारी बजट और कर निर्धारण। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं सरकार की भूमिका। सरकार की भूमिका आधुनिक समाज में सरकार कई महत्वपूर्ण कार्य सरकार आधुनिक समय में कई महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए उत्तरदायी, क्योंकि आप सबको मालूम है सरकार में कई महत्वपूर्ण आधुनिक समाज में हम देखें तो सरकार को अनेक प्रकार के उत्तरदायित्व निभानी पड़ती है। इनमें से बाहरी खतरों से देश की सुरक्षा, इनमें से हम देखें तो बाहरी खतरों से देश की रक्षा करना है और पुलिस के माध्यम से आंतरिक कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। पुलिस के माध्यम से क्या करना है? आंतरिक कानून व्यवस्था को बनाए रखना। विदेशी आक्रमणों से देश की रक्षा भी करती है और जो आंतरिक भाग है पुलिस के माध्यम से, आंतरिक भाग में पुलिस के माध्यम से कानून व्यवस्था को दुरुस्त करती है। इसके अलावा सरकार के एक बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व नागरिकों को कई प्रकार सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना। इसके अलावा क्या है? सरकार एक महत्वपूर्ण कार्य करती है जो जनता नागरिकों को सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराती है। सार्वजनिक सुविधाएं एक बड़ी विशेषता है। सार्वजनिक सुविधा की बड़ी विशेषता यह है कि इसे एक बार उपलब्ध कराने के बाद इसका उपयोग सभी लोगों द्वारा किया जाता है। इन सार्वजनिक सुविधाओं को उपलब्ध कराई जाती है, सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है और इसका उपयोग सभी लोगों द्वारा किया जाता है। जितने भी जनता है देश की, इन सभी जनता के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र में अगर बिजली की आपूर्ति की जाती है, किसी भी क्षेत्र में सरकार द्वारा यदि बिजली की आपूर्ति की जाती है, बिजली पहुंचाई जाती है, तो उस क्षेत्र के अनेक लोगों के लिए उपयोगी होती है। उस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं सभी लोगों के लिए वो बिजली क्या आती है? उपयोगी होती है। किसान यदि है तो किसान अपना पंप सेट चला सकता है। कारखाना, कार्यालय, दुकान और घरों में इस बिजली का उपयोग किया जाता है। किसान है वे पंप सेट सिंचाई करने के लिए, कारखाना को चलाने के लिए कार्यालयों में उपयोग किया जाता है, दुकान है और घरों में बिजली का उपयोग किया जाता है। सरकार द्वारा यह प्रयास किया जाना चाहिए कि देश का कोई भी नागरिक, सरकार द्वारा यह प्रयास किया जाना चाहिए कि देश का कोई भी नागरिक सार्वजनिक सुविधाओं से वंचित न हो और इसकी कीमत अधिकांश लोगों की क्रय शक्ति के अंतर्गत रखी जानी चाहिए। जो हम देखते हैं बिजली का उपयोग करते हैं, बिजली के लिए उपभोगकर्ता को क्या करनी पड़ती है? अपनी क्षमता के आधार पर हम बिजली का उपयोग करते हैं, हमको बिजली का बिल चुकाना पड़ता है। तो सभी व्यक्ति सरकार द्वारा तो इसकी आपूर्ति की जाती है, सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन इसके उपयोग के बदले हमको क्या देनी पड़ती है? बिल देनी पड़ती है, बिल चुकानी पड़ती है। और ये जो बिल होती है इसकी जो कीमत होती है क्रय शक्ति के अंदर रखी जानी चाहिए। हम उपयोग करें तो हमको इसके उपयोग के बदले हमारी क्षमता भी होनी चाहिए और इसकी कीमत भी सरकार द्वारा तय की जानी चाहिए कि क्रय शक्ति के अंदर ही रखी जाए, ताकि व्यक्ति में इस सुविधा का लाभ लेकर, ताकि व्यक्ति क्या कर सके? इस सुविधा का लाभ लेकर के भुगतान भी आसानी से कर सके। सरकार में लोगों की आजीविका को सुनिश्चित करने का दायित्व है। सरकार में लोगों की आजीविका को सुनिश्चित करती है। लोगों ने काम करने का अधिकार
लोगों में क्या है, काम करने का अधिकार। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम कानून मनरेगा जिसको हम कहते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के बारे में सभी लोग जानते हैं, सुने होंगे आप लोग। इस कानून के तहत सरकार की यह जिम्मेदारी है, इस कानून के अंतर्गत, इस नियम के अंतर्गत सरकार की यह जिम्मेदारी तय की गई है कि वह ग्रामीण इलाकों में प्रत्येक परिवार को साल में, सरकार की जिम्मेदारी है कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में या ग्रामीण इलाकों में प्रत्येक परिवार को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराए। मनरेगा के अंतर्गत क्या की जाती है, सरकार द्वारा 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराई जाती है। यह कार्य लोगों को उनको इलाकों में ही उपलब्ध कराना होता है। जो कार्य में मनरेगा जो कार्य है वे जहाँ लोग निवास करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ निवास करते हैं वहीं ये कार्य उपलब्ध कराई जाती है। इनको बाहर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वहीं उपलब्ध कराई जाती है। स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराई जाती है। और इसके अंतर्गत जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क बनाना है, पगडंडी वाला सड़क बनाना है, तालाब का निर्माण करना है, वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण करना है, चेक डैम इसका निर्माण करना है, इसमें लोगों को कार्य दिए जाते हैं। ये मनरेगा के अंतर्गत इस प्रकार के कार्य दी जाती है। इस प्रकार खाद्य सुरक्षा में भी सरकार की अहम भूमिका है। इस प्रकार यदि हम देखें तो खाद्य सुरक्षा में भी सरकार की अहम भूमिका है। जहाँ उसे कई कार्य करने होते हैं, जहाँ उनको कई प्रकार के कार्य करने होते हैं, सरकार ने अतीत में भी हैवी इंजीनियरिंग, विद्युत उत्पादन, इस्पात उत्पादन, पेट्रोलियम पदार्थों की खुदाई और इसका परिष्करण जिसको हम कहते हैं, रिफाइनिंग जैसी भारी उद्योग स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार भी क्या करती है, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हैवी इंजीनियरिंग, विद्युत उत्पादन, इस्पात उत्पादन, पेट्रोलियम पदार्थों की खुदाई और उनका परिष्करण। जो पेट्रोलियम निकाली जाती है वे क्या होती है, अशुद्ध रूप में होती है, इसका परिष्करण किया जाता है। परिष्करण शालाओं में इसको साफ किया जाता है। ये भारी उद्योग है और इसको स्थापित करने में सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ये सबको मालूम, आप सबको मालूम है कि इसके बिना औद्योगिकरण कठिन है। यदि हम भारी उद्योग की स्थापना नहीं करेंगे तो इसके बिना औद्योगिकरण संभव नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं सिंचाई परियोजनाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार किया जाता है। कृषि विस्तार कार्यक्रम सरकार द्वारा किया जाता है और ये सब कार्य कराए जाते हैं और कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होता है। जैसे हम देखते हैं सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण करेंगे, कृषि विस्तार कार्यक्रम सरकार द्वारा यदि चलाई जाती है, इससे क्या होती है, कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है, क्योंकि सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। इसके बाद हम देखते हैं सरकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका नियमन को लेकर भी है। सरकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, नियमन को लेकर सरकार द्वारा नियमन किया जाता है और इसके तहत कानून बनाए जाते हैं। नियमन करने के लिए कानून बनाई जाती हैं जो व्यापार के तरीकों को नियंत्रित करती है। जो कानून सरकार द्वारा बनाई जाती है वे क्या करती हैं, व्यापार को नियंत्रित करती है। जैसे हम देखते हैं खाने की जो चीज है, इनकी पैकेट खरीदते हैं, जो भी खाने की सामान है जो पैकेट में होते हैं उस सामान पर SSAI, जो भी आप खाद्य सामग्री की सामान आप खरीदते हैं पैकेट वाले, उस पैकेट में आप देखेंगे सभी पैकेट में SSAI
लिखा रहता है। जितने भी पैकेट्स हैं, नूडल्स खाते हैं आप लोग, चिप्स खाते हो, इन सब पैकेट में क्या होती है, ये सभी लिखी जाती है। तेल भी आप खरीदते हैं, बेसन खरीदते हो, सभी में FSSAI लिखा होता है। और इसका पूरा नाम है फूड, F से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, A से अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका पूरा नाम क्या है, FSSAI का पूरा नाम क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम। ये सभी पैकेट में लिखा होता है। और इस पैकेट में पूरा नाम, इसका पूरा नाम हो गया। और ये जो लिखा होता है ये सुनिश्चित करता है कि विभिन्न दुकानों और कंपनियों द्वारा बेची जा रही, ये क्या है, FSSAI सुनिश्चित करती है कि दुकान के द्वारा या कंपनियों द्वारा बेची जा रही खाने पीने की जो सामग्री है एक निश्चित सुरक्षा के मापदंडों का पालन करनी है। इसमें यदि लिखा हुआ है तो ये क्या करती है, खाद्य सामग्री, खाने पीने की मतलब खाद्य सामग्री एक सुनिश्चित सुरक्षा मापदंडों का पालन करें। कुल मिलाकर यदि हम देखें तो जितने भी खाद्य सामग्री है इन नियमों और निगरानी के जरिए सुरक्षित बनाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के प्रति जवाब दें। इसके तहत खाद्य सामग्री सुरक्षित रखने के लिए संग्रहण, वितरण और उत्पादों की बिक्री के संबंध में नियम बनाए जाते हैं। इसी के आधार पर क्या की जाती है, जितने भी खाद्य सामग्री है इनको सुरक्षित रखने के लिए, जितने भी खाद्य सामग्री इसको सुरक्षित रखने के लिए विनिर्माण, संग्रहण, वितरण और उत्पादों की बिक्री के संबंध में नियम बनाए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं खाद्य पदार्थ है, पेय पदार्थ है, जैसे चिप्स है, नूडल्स है, फलों के जूस है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में मिलाए जाने वाले जूस पीते हैं आप लोग, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोका कोला, पेप्सी आप पीते हैं ना, उसमें भी मिलाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं इनके मापदंड भी FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भी पदार्थ मिलाई जाती है वे इन नियमों का इनको पालन करना पड़ता है। समय समय पर इसके नमूने भी लिए जाते हैं। एक बार बना दिए तो हमेशा चलेगा नहीं, इसकी जांच की जाती है, समय समय पर इसका निरीक्षण किया जाता है। वास्तव में जो स्टैंडर्ड होनी चाहिए वे उस वस्तु में है कि नहीं है, इसकी जांच कराई जाती है। मापदंड का पालन करी है कि नहीं करी, इनकी जांच कराई जाती है। और इस बात को भी सुनिश्चित करता है कि सील बंद खाद्य पदार्थों के उत्पादन एवं समाप्ति की तिथि, मात्रा जैसी आवश्यक सूचनाएं भी इसमें लिखी रहती है। समाप्ति, एक्सपायरी डेट इसको आप बोलते हैं, इसका निर्माण कब किए गए, मैन्युफैक्चर डेट, ये भी इसमें लिखी जाती है। ये सब नियम है, इन नियमों का पालन करना पड़ता है। जो भी कंपनी है, जो भी निर्माता कंपनी है, इन सभी नियमों को पालन करनी पड़ती है। जैसे हम देखते हैं सरकार नियमन को लेकर अहम भूमिका निभाती है। मुद्रण साख, आप लोग पढ़े, मुद्रण साख में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, सभी व्यवसायिक बैंकों के क्रियाकलापों को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, जितने भी व्यवसायिक बैंक हैं इन सभी बैंकों पर नियंत्रण एवं नियमन करती है। उसी प्रकार सरकार का भी दायित्व है कि जितने भी खाद्य सामग्री है, पैकिंग के सामान है, इन सभी सामानों की समय समय पर क्या की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है। ये मानक है कि नहीं है, इनका जांच किया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सरकारी बजट
सरकारी बजट, बजट से आप क्या समझते हैं? सरकार की अनेक जिम्मेदारियां होती हैं। सरकार की क्या होती है? अनेक जिम्मेदारियां होती हैं, उसे कई कार्य करने पड़ते हैं, उनको अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। इन कार्यों को करने के लिए सरकार को पैसे एकत्र करने, अब सरकार में अनेक प्रकार के कार्य करता है तो सरकार को पैसा इकट्ठा करना भी पड़ता है। अब कार्य करना है मुफ्त नहीं होगा ना, इसके लिए सरकार को पैसे एकत्रित करना पड़ता है, खर्च करने की जरूरत होती है। और इन सब कार्यों को करने के लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता होती है इसे लोगों से टैक्स के रूप में एकत्रित किया। सरकार यदि उनको धन की जरूरत पड़ती है, आय की आवश्यकता पड़ती है, तो सरकार लोगों से टैक्स वसूल करती है। टैक्स के माध्यम से, कर के माध्यम से सरकार को आय की प्राप्ति होती है। सरकार, आप सबको मालूम है, आय से अधिक सरकार व्यय करती है। आय से अधिक व्यय करेगा तो सरकार को घाटे की व्यवस्था को पूरा करने के लिए कर की दरों में बढ़ोतरी करनी पड़ती है। इस प्रकार टैक्स लगाई जाती है। अब हम देखते हैं सरकार जो कर वसूल करती है उसे राजस्व कहते हैं। सरकार को कर के माध्यम से जो आय की प्राप्ति होती है, सरकार को कर के माध्यम से क्या प्राप्त होता है? आय की प्राप्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? राजस्व कहते हैं, राजस्व कहा जाता है। सरकार को खर्च करने के लिए राजस्व की जरूरत पड़ती है। सरकार को क्या करनी पड़ती है? खर्च करने के लिए राजस्व की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। सरकार के राजस्व और उसके खर्च का पूरा लेखा जोखा, सरकार के राजस्व का लेखा जोखा है, आय और व्यय का जो ब्यौरा होता है उसको हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। सरकार की आय और व्यय के जो ब्यौरा होता है उसको क्या कहा जाता है? बजट कहा जाता है। अब हम देखते हैं बजट में इन बातों का विवरण लिखा होता है। बजट में किन किन बातों का विवरण लिखा होता है? पहला है सरकार कितना पैसा खर्च करेगी। पहला क्या है? इस बजट में लिखा होता है कि सरकार कितना पैसा खर्च करेगी। सरकारी जो बजट होती है, बजट बनाई जाती है, तैयार किया जाता है, उसमें पहला क्या लिखा रहता है? सरकार कितना रुपये खर्च करेगी, सरकार के द्वारा कितना रुपये खर्च किया जाएगा। दूसरा है अलग अलग विभागों को खर्च करने के लिए कितनी राशि दी जाएगी। सरकार के विभिन्न विभाग होते हैं तो विभिन्न विभागों में खर्च करने के लिए कितनी राशि दी जाएगी, अर्थात शिक्षा है, खाद्य सुरक्षा है, रक्षा है आदि मदों पर कितना खर्च किया जाएगा, इसकी विस्तृत जानकारी होती है। सरकार द्वारा जो विभाग होते हैं, चाहे शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, खाद्य सुरक्षा विभाग हो, रक्षा विभाग हो, इन मदों पर कितना खर्च किया जाएगा, इनके भी विस्तृत जानकारी दी जाती है। और तीसरा है कौन कौन से कर लगाए जाएंगे। तीसरा क्या है? कौन कौन से कर लगाया जाएगा, इनसे कुल कितना राजस्व संग्रहित किया जाएगा। जो कर लगाई जा रही है इसके माध्यम से कुल कितना राजस्व या आय की प्राप्ति होगी, साथ ही किन किन करों की दर में परिवर्तन किया जाएगा। जो कर लगाई जा रही है इसमें परिवर्तन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इसका भी उल्लेखित इस बजट में किया जाता है, उल्लेख किया जाता है। और चौथा है सरकार के खर्च अगर क्या है? संग्रहित राजस्व से अधिक है तो कितनी राशि उधार लेनी पड़ेगी। सरकार यदि आय से अधिक व्यय करती है, चौथा क्या है? सरकार यदि आय से अधिक व्यय करती है तो कितना राशि उनको उधार लेना पड़ेगा, क्योंकि आय से अधिक व्यय करेगी तो सरकार को स्वाभाविक उनको ऋण लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। इसकी भी इस सरकारी बजट में जानकारी दी जाती है, जानकारी होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं सरकार क्या करती है पारित करने के लिए।
जो बजट इनको पारित करने के लिए विधानमंडल की अहम भूमिका होती है। जो बजट होती है इनको पारित कराई जाती है, बजट बनाई जाती है, इनको पारित किए जाते हैं। विधानमंडल की विभिन्न विधानमंडल होते हैं और इसमें भारत में संविधान में व्यवस्था दी गई है कि केंद्रीय बजट संसद में प्रस्तुत करें और पारित किया जाए। केंद्रीय जो बजट होती है, केंद्र सरकार की बजट होती है, वो संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं और वहीं पारित किए जाते हैं। राज्य के जो बजट होते हैं संबंधित राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत की जाती है और पारित किए जाते हैं। आपको ये ध्यान देना है, केंद्र सरकार की जो बजट है वो विधानमंडल संसद में इसको पेश किया जाता है और यही इसको पारित कराया जाता है। और राज्य सरकार की जो बजट होती है वे संबंधित राज्य के विधानसभा में क्या की जाती है, रखी जाती है और यही इनको पारित किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं जनता की भागीदारी और बजट। बजट सरकार के कार्यक्रम और नीतियों को अलग अलग सरकार के जो कार्यक्रम और नीति है इनको अमल लाने का एक माध्यम होता है। बजट क्या होती है, सरकार के कार्यक्रम और जो नीतियां होती है उसको अमल करने का एक माध्यम होता है। पर्याप्त बजट प्रावधान और पैसे का समुचित प्रबंधन नहीं होने पर सरकार की योजनाएं और कार्यक्रम केवल वादे बनकर रह जाते हैं। यदि पर्याप्त बजट का प्रावधान नहीं होगा तो वो घोषणाएं की जाती है, सरकार द्वारा जो घोषणाएं की जाती है वो घोषणा पूरा नहीं होगा, जो वादा किया जाएगा वो अमल में नहीं लाया जाएगा। तो अमल में लाई जाती है, ये वादा बनकर रह जाएगा। इसलिए सरकार में इन योजनाओं को कार्यक्रम को पूरा करने के लिए बजट का निर्माण किया जाता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए रोजी रोटी अधिकार अभियान चलाई गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए क्या किए गए हैं, रोजी रोटी अधिकार अभियान चलाए गए हैं। एक एनजीओ है, एनजीओ के कार्यकर्ता है जिन्होंने दिल्ली सरकार से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि सरकार ने सार्वजनिक वितरण व्यवस्था पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम के तहत दाल या तेल को शामिल नहीं किए गए। पीडीएस के माध्यम से दाल और तेल नहीं दिए जाते हैं दिल्ली में, जबकि ये उसका चुनावी वादा है। कई राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दाल और तेल उपलब्ध कराए जाते हैं। इतना ही नहीं, शनिवार को होने वाले पब्लिक ऑडिट को भी बंद करवा दिए गए। उचित मूल्य की दुकानों में राशन कब तक पहुंच जाएगा इसकी सूचना एमएमएस अलर्ट भी बंद कर दी गई। दिल्ली सरकार को सौंपे गए चार्ट में यह मांग की गई कि बच्चों को रोजाना मध्याह्न भोजन आंगनबाड़ी के माध्यम से दूध, अंडे, फल दिए जाए। इस प्रकार यदि हम एनजीओ के माध्यम से देखें, एनजीओ ने दिल्ली जो सरकार है, दिल्ली सरकार से मुलाकात करके बताया कि सरकार ने सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अंतर्गत दाल और तेल को शामिल नहीं किए गए, जबकि इसका क्या था, वो चुनावी वादा था। कई राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से क्या दी जाती है, तेल और दाल दिया जाता है। इतना ही नहीं, शनिवार को होने वाले पब्लिक ऑडिट को भी बंद करवा दिया गया। पब्लिक के द्वारा ऑडिट की जाती है, बताया जाता है, इसको भी बंद करा दिया गया। उचित मूल्य की दुकानों में राशन कब पहुंचेगा इसकी सूचना देने वाली जो एसएमएस, जिसको आप कहते हैं मैसेज,
को भी बंद करा दी गई। इस प्रकार दिल्ली सरकार को सौंपे गए चार्ट में यह भी मांग की गई थी बच्चों को क्या दिया जाए, रोजाना मध्याह्न भोजन और आंगनबाड़ी के माध्यम से अंडे, दूध, फल आदि उपलब्ध किया जाए। और इसके अलावा दिल्ली के सभी जिलों में मातृत्व अधिकारों का क्रियान्वयन, दिल्ली के जो सभी जिलों में मातृत्व अधिकार का क्रियान्वयन बाकी है। इसमें कहा गया कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को मातृत्व अधिकार के तहत 6,000 रुपये मिलने चाहिए। दिल्ली के सभी जिलों में मातृत्व अधिकारों का क्रियान्वयन बाकी है। तो इसके अंतर्गत कहा गया है कि गर्भवती जो महिलाएं हैं और स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं, इनको भी मातृत्व अधिकार के तहत 6,000 रुपये मिलने चाहिए। मातृत्व अधिकार के अंतर्गत क्या करना चाहिए, 6,000 रुपया मिलना चाहिए। ये एनजीओ ने दिल्ली सरकार के बारे में बताया। इस प्रकार ये है जनता की भागीदारी और बजट। इसके बाद हम देखते हैं कर, टैक्स। कर या टैक्स सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत कर होता है। सरकार को राजस्व की प्राप्ति कहाँ से होती है, कर के माध्यम से और टैक्स के माध्यम से प्राप्त होते हैं। यदि सरकार को आय की प्राप्ति होगी तो उनको टैक्स की दर में बढ़ोतरी कर देते हैं। टैक्स के माध्यम से आय की प्राप्ति होती है। सरकार कई तरह से कर लगा करके आय संग्रहित करती है। सरकार में कई तरह से कर लगाती है जिसके माध्यम से आय की प्राप्ति होती है। कुछ कर जैसे मूल्य संवर्धित कर, सेवा कर, उत्पादन शुल्क, आय कर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क आदि के बारे में सुना होगा आपने। वेट किसका कहते हैं, मूल्य संवर्धित कर। मूल्य संवर्धित कर सरकार द्वारा लगाई जाती है। ये प्रत्यक्ष कर। और अब कर दो प्रकार के, इसमें हमको पहले कर को ही पढ़ना है, चाहे संपत्ति कर हो या आय कर हो या वेट हो, मूल्य संवर्धित कर हो या सेवा कर हो, उत्पाद शुल्क है, सीमा शुल्क है। सीमा शुल्क आप सबको मालूम है, सीमा एक देश से दूसरे देश की सीमा, एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा क्या करते हैं, पार करते हैं, आपको टैक्स देनी पड़ती है। इस प्रकार सभी प्रकार के टैक्स सरकार द्वारा लगाई जाती है और उनके माध्यम से सरकार को आय की प्राप्ति होती है। अब कर दो प्रकार के, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। कर क्या है, दो प्रकार के, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, अब इसको बाद में बताएंगे।